आज हम पढ़ने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। तो बोथ हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा में, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होता है और उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ऑर्डर इशू करते हैं 6 अगस्त को और आर्टिकल 370 को मॉडिफाई करते हैं। उसका क्लास फर्स्ट जो है उसको छोड़ के बाकी सारे क्लॉजेज जो हैं उनको हटा दिया जाता है। जो क्लासेज हटा दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उन और जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसको एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिलता है और साथ ही साथ जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं फॉर सिटीजनशिप और सर्विस, गवर्नमेंट सर्विसेज और साथ ही साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन और जायदाद के स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 के मॉडिफिकेशन के बाद ये सारे प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाते हैं। उसी दिन यानी कि 6 अगस्त को एक और जो है लॉ पास होता है जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहते हैं। बात को समझिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये अलग है और अभी आर्टिकल 370 को हटाने का यानी कि मॉडिफिकेशन का वो अलग है। उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। आर्टिकल 370 को पहले मॉडिफाई किया गया प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू और उसके बाद जो है उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को जो है पार्लियामेंट में पास किया गया और जो एप्लीकेबल हुआ 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के साइन के बाद। और जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल हुआ 31 अक्टूबर 2019 के बाद और इसके बीच के टाइम पीरियड को ट्रांजिट पीरियड बोलते हैं। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया। आर्टिकल 35A के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या है वो। अच्छा, ये जो एक्ट पास हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये एक अमेंडमेंट है और इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। एक यूटी जो है वो बनी यूटी ऑफ लद्दाख, दूसरी यूटी बनी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है दोनों यूटीज़ का डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अब बैकग्राउंड पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है इसको यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलाया गया था एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू जिसको आप IO बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, IOA बोलते हैं इसको साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उस टाइम थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके थ्रू। इसके थ्रू जो है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ T&C के साथ यानी कि टर्म एंड कंडीशन के साथ। टर्म एंड कंडीशन ये थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ मामलों में ही कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कानून बना सकती है। इसके अलावा जैसे इलेक्शन हुए और अगर कोई ऑफेंस हुआ यानी कि क्राइम हुआ, ठीक है, ऊपर जो दिए गए सब्जेक्ट्स हैं इनके रिलेटेड कोई क्राइम होता है तो उसमें भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है। कानून तो नहीं बना, डायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसी आयोग के तहत आर्टिकल 370 को जो है इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और आर्टिकल 370 जो है स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो वो स्पेशल स्टेटस क्या था उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। वो स्पेशल स्टेटस पहला जो स्पेशल स्टेटस था, पावर थी, वो थी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग आइन था।
ठीक है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरा था स्टेट फ्लैग, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से स्टेट फ्लैग था। तीसरा था एटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऊपर के जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, ठीक है, इनको छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से आज़ाद थी। किसी भी कानून को लाने के लिए, कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए किसी भी तरह का कानून वो ला सकती थी। अदरवाइज़ ऐसा होता है बाकी स्टेट्स में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स में कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही चलते थे जो उसमें लिखा है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, इसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल आज़ाद थी अपने कानून बनाने के लिए, सिर्फ ऊपर के 3 जो अभी मैंने डिस्कस किए उनको छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकती थी। उस कानून को पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैलेंज नहीं कर सकती थी। इसके अलावा आर्टिकल 238 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एप्लीकेबल नहीं था। हालांकि आर्टिकल 238 जो है 1954 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटा दिया गया था, लेकिन ये भी एप्लीकेबल नहीं था। आर्टिकल 238 जो है इसमें ये डिफ़ाइन किया गया था कि जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी कुछ, तो वो कैसे यूनियन ऑफ इंडिया बनी। तो उसमें भी जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंक्लूड नहीं था, उसमें भी एक्सेप्शनल था। तो ये वो वाला जो है कानून, वो वाला आर्टिकल जो है जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता। उसकी जगह जो जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हुआ वो आर्टिकल 370 के थ्रू हुआ, ना कि आर्टिकल 238 के वजह से। तो इसलिए आर्टिकल 238 एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन मैं साथ में ये भी बता दूं 1954 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 238 को भी हटा दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 35A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 35A जो है ये सिटीज़नशिप को डिफ़ाइन करता है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की सिटीज़नशिप को डिफ़ाइन करता है। ये बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर नंबर 44 ऑफ 1927 जो अप्रैल के महीने में महाराजा हरि सिंह ने पास किया गया था, उसमें ये डिफ़ाइन किया गया था उस ऑर्डर में कि कौन से लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, ठीक है, तो उसको स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस कागज़ के लिए इस्तेमाल करते थे ये भी आपको मालूम है। उस कागज़ को हम प्रॉपर्ली बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट, जबकि वो असल में है PRC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जम्मू कश्मीर उसको स्टेट सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि आर्टिकल ये स्टेट सब्जेक्ट ऑर्डर नंबर 44 की वजह से वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसी ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया, इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और उसको जो है आर्टिकल 35A बोला गया और आर्टिकल 370 में उसको जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके तहत आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लू बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 370, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अलॉन्ग विद आर्टिकल 35A defines the residents of Jammu and Kashmir state shall reside under a separate law, sets of law including those related to citizenship, ownership of property and fundamental rights as compared to the residents of other state। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो डिफ़ाइन करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिटीजन्स हैं वो अलग सेट ऑफ लॉ के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट में रहेंगे, उनकी सिटीज़नशिप भी अलग होगी, उनकी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है उसके रूल्स भी अलग होंगे, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी अलग होंगे, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे असाइनमेंट ये है, सिर्फ फंडामेंटल राइट एक मैं बता देता हूँ। राइट टू एजुकेशन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया और हमारे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया गया था,
ठीक है। तो आपको जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाते थे सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर को, वो आपको पता करना है। ठीक है, वो आप पता करेंगे और ये आपकी असाइनमेंट है, वो लिखेंगे कि जम्मू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती थी अपने स्टेट को। ठीक है, उसके बाद जो आप प्रोविज़न है, मतलब यानी कि जो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें क्या प्रोविजंस थे, इसमें क्या किया गया। ठीक है, उसमें क्या करना वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये किया गया कि लद्दाख को यूटी बना दिया गया। 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लद्दाख और लेह और करगिल। ठीक है, तो ये लेह और करगिल जो है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक यूटी बनाई गई, उसको यूटी ऑफ लद्दाख बोलते हैं। लेकिन इस यूटी ऑफ लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं लेगा, यानी कि वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ना ही वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर होगा। उसको डायरेक्टली जो कंट्रोल करेंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली उसको कंट्रोल करेंगे, और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे रखेंगे, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ लद्दाख में रहेंगे। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर, कारगिल और लेह को छोड़ के बाकी जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको मिला के एक दूसरी यूटी बनाई गई, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो है यूटी, इसमें लेजिस्लेचर रहेगा। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेचर काउंसिल नहीं रहेगा, यानी कि MLA आसन, MLC आसन आइतिके एतिकसन इलेक्शन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे वो 8 रहेंगे और उनके ऊपर एक चीफ मिनिस्टर रहेगा। अच्छा, ठीक, और यहाँ पे भी LG रहेगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, सेम तर्ज पे जैसे कि दिल्ली में है। और इसमें जो लेजिस्लेचर की सीटें रहेंगी वो रहेंगी 107, उसमें से 24 सीटें जो हैं वो रिज़र्व रहेंगी। किस इलाके की? उस इलाके की जो पाकिस्तान के पास है, यानी कि POJ के। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा सेंटर के लॉ के अकॉर्डिंग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, सेंट्रल लॉ में जिस तरह के उनकी रिजर्वेशन उस तरह से रिजर्वेशन यहाँ पे भी रहेगी। साथ ही साथ सेंटर के 106 सेंटर के जो लॉ हैं जो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं थे, वो भी अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में एप्लीकेबल रहेंगी। साथ ही साथ जब तक लद्दाख में हाई कोर्ट नहीं बन जाता तो तब तक जो जम्मू कश्मीर स्टेट की हाई कोर्ट थी वो एज ए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड जो यूटी ऑफ लद्दाख दोनों के लिए एज ए हाई कोर्ट का काम करेगी। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है उसमें किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है? देखो, पार्लियामेंट में टोटल 6 लोकसभा सीटें जो हैं, लोकसभा में जो हैं 6 सीटें हैं, उसमें 5 जम्मू कश्मीर यूटी की हैं और एक जो लद्दाख यूटी की है। और साथ ही साथ जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर यूटी की 4 सीटें रहेंगी, लेकिन यूटी ऑफ लद्दाख की कोई सीट नहीं रहेगी।